नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा अध्याय मानव तंत्र। इसका पहला भाग हमने पढ़ लिया था। अब हम इसी का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे उत्सर्जन तंत्र से, एक्सक्रीटरी सिस्टम से। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। अतः उत्सर्जन शरीर की वह व्यवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। कोई भी प्राणी उपापचयी क्रियाओं द्वारा अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का संचय करता रहता है। इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन एक अत्यंत ही आवश्यक क्रिया है, अन्यथा ये विशेष रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट प्राणी शरीर में आविष के समान कार्य करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से होता है। संचित नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन हेतु एक विशेष तंत्र जिसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है कार्य करता है। इस तंत्र में वृक्क, जिसको किडनी बोला जाता है, कि मुख्य भूमिका निभाते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अमोनिया। अमोनिया उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया एमोनोटिलिज्म के द्वारा संपन्न किया जाता है। अनेक अस्थिल मछलियाँ, उभयचर तथा जलीय कीट इस प्रक्रिया द्वारा अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया उत्सर्जन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। वह भाग है इसका यूरिया। मुख्यतः यूरिया उत्सर्जनी स्तनधारी समुद्री मछलियाँ आदि करते हैं। इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित करता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्पंदित कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तीसरा यूरिक अम्ल पक्षियों, सरीसृपों, कीटों आदि में अमोनिया को यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल के साथ गोलिकाओं अथवा पेस्ट के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। ऐसे जीवों को यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहा जाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र। मनुष्यों का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र कर उसका निष्कासन करता है। इस तंत्र में दो वृक्क मतलब दो किडनी, एक मूत्राशय जिसको हम ब्लैडर बोलते हैं, दो मूत्र वाहिनियाँ यूट्रस तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क किडनी के बारे में बात करते हैं हम। यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है, जैसे चित्र में दिखाया गया है। आपको यहाँ पर देखो बगल में कितनी अच्छी किडनी दिखाई दे रही है। यह शरीर से करीब 75 से 80% तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। साथ ही शरीर में स्रावित समस्त रसों का नियंत्रण करता है। यह सेम के दाने की आकृति के गहरे भूरे रंग के होते हैं। ये उदर गुहा में पीठ की ओर आमाशय के नीचे कशेरुक दंड के दाएं व बाएं भाग में स्थित है। वृक्क की मध्य सतह पर एक रवांश होती है जो हाइलम कहलाती है। मूत्र कोशिकाएं, मूत्र नलिका, तंत्रिकाएं व रक्त वाहिनियां हाइलम से होकर वृक्क में प्रवेश करती हैं। हाइलम के भीतरी भाग में कीप के आकार की वृक्कीय श्रोणि पाई जाती है। प्रत्येक वृक्क के दो भाग होते हैं, बाहरी वलकुट तथा भीतरी मध्यांश। प्रत्येक वृक्क कई लाख उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिन्हें वक्राणु या नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं। यहाँ पर नेफ्रॉन दिखाया गया है। यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का थैला होता है। बोमेन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन संपुट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है, वृक्क धमनी से जुड़ा होता है तथा द्वितीय हिस्सा स्वच्छ रक्त को ले जाने वाला वृक्क सिरा से जुड़ा होता है। वृक्क नलिका, यह बोमेन संपुट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है, जिसका दूसरा सिरा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। मध्य भाग में यह नलिका हेयर पिन नुमा कुंडलित हेनले कूप का निर्माण करती है। मूत्र निर्माण। मूत्र का निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है: गुच्छीय निस्पंदन,
पुनः अवशोषण तथा स्त्रवण, ये सभी कार्य वृक्क के विभिन्न हिस्सों में होते हैं। वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है। यह रक्त वृक्क धमनी के द्वारा लाया जाता है। यह रक्त अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। इस धमनी की शाखा अभिवाही धमनियाँ नेफ्रॉन में बोमेन संपुट से जाकर केशिकाओं के गुच्छ के तौर पर परिवर्तित होती है। यहाँ रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। प्रति मिनट करीब 1000 से 1200 ml रक्त का निस्पंदन कार्य पूर्ण किया जाता है। यहाँ रक्त में से ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि तत्व निस्पंदित होकर बोमन संपुट में एकत्र हो जाते हैं। यह निस्पंदन फिर वृक्क नलिकाओं में से गुजरता है। वृक्क नलिका की दीवारें धनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती हैं। ये कोशिकाएं निस्पंदन में से लगभग पूर्ण ग्लूकोज, एमिनो अम्ल तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का पुनः अवशोषित कर लेती हैं। तत्पश्चात इन पदार्थों को रक्त प्रवाह में पुनः प्रेषित कर दिया जाता है। करीब 99% निस्पंदन वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। नेफ्रॉन द्वारा पुनः अवशोषण के पश्चात साफ रक्त को अपवाही धमनिका संग्रहित करती हैं। पुनः अवशोषण किए जाने वाले पदार्थों में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ शामिल नहीं होते। ये पदार्थ वृक्क नलिकाओं में ही रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ ही मूत्र निर्माण करते हैं। नेफ्रॉन से मूत्र वृक्क की संग्रहण नलिकाओं में ले जाया जाता है, जहाँ से मूत्र नली में प्रवेश करता है। प्रत्येक वृक्क के एक मूत्र नली मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय वह अंग है जहाँ मूत्र को जमा किया जाता है। जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता है वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा होता रहता है। पर्याप्त मूत्र जमा होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा ऐच्छिक संदेश मूत्राशय को प्राप्त होता है। ये संदेश मूत्राशय की पेशियों का संकुचन करता है तथा मूत्राशय अवरोधनी में शिथिलन पैदा करता है, जिससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। वृक्क द्वारा साफ किए गए रक्त को वृक्क शिरा में लेकर जाती है। उत्सर्जन में प्रयुक्त अन्य तंत्र वृक्क के अलावा हमारे फेफड़ों, त्वचा, यकृत आदि भी अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड का तथा यकृत बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, विटामिन, स्टेरॉयड, हार्मोन आदि का मल के साथ उत्सर्जन करने में मदद करता है। त्वचा नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि का पसीने के साथ तथा स्टेरोल, हाइड्रोकार्बन आदि का सीबम के साथ उत्सर्जन करती है। अगला है जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनन सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक अति महत्वपूर्ण तंत्र है, जिससे एक जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करता है। मानवों में लैंगिक जनन पाया जाता है। यह द्विलिंगी जनन प्रक्रिया है, जिसमें नर युग्मक के तौर पर शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं तथा मादा अंडों या मादा युग्मक का निर्माण करती है। शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है, जो आगे चलकर नए जीव का निर्माण करता है। लैंगिक जनन हेतु इसके लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष अवधि, जैसे यौनारंभ कहा जाता है, में होता है। इस अवस्था में लैंगिक विकास दृष्टिगोचर होने लगता है तथा जनन परिपक्वता आती है। लड़कों में यौनारंभ के लक्षण हैं: आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछ आना, कांख व जननांग क्षेत्र में बालों का आना, त्वचा तैलीय होना तथा लड़कियों में स्तन का बनना तथा आकार में वृद्धि, त्वचा का तैलीय होना, जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, रजोधर्म का शुरू होना आदि यौनारंभ के लक्षण हैं। लड़कियों में यौनारंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र में होता है तथा लड़कों में यह 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष की उम्र में पूर्ण हो जाती है। इस अवधि में मनुष्यों की संवेदना तथा उसके बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन आता है। यौनारंभ से लैंगिक परिपक्वता तक आए परिवर्तनों के मूल में विभिन्न हार्मोनों का स्रवण है। मानव नर में टेस्टोस्टेरोन तथा स्त्रियों में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन प्रमुख लिंग हार्मोन है। नर जनन तंत्र। नर जनन अंगों को प्राथमिक तथा द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया जाता है। ये वे छोटे अंग होते हैं जो या तो लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण करते हैं, साथ ही कुछ हार्मोन का स्राव भी करते हैं। ये अंग जनद कहलाते हैं। नर में जनद वृषण कहलाते हैं तथा नर जनन कोशिका शुक्राणु को निर्माण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।
यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होता है। वृषण के दो भाग होते हैं, प्रथम जो शुक्राणु निर्माण करता है तथा द्वितीय अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। द्वितीयक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन तंत्र का कार्य करते हैं उन्हें द्वितीयक लैंगिक अंग कहा जाता है। द्वितीयक लैंगिक अंग निम्न है। पहला है वृषण कोश। वृषण कोश वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। शुक्राणु निर्माण हेतु शरीर में कम तापमान की आवश्यकता होती है। वृषण कोश ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है तथा यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों से कम होता है। शुक्रवाहिनी। शुक्राणु शुक्राशय तक पहुँचने के लिए शुक्रवाहिनी की सहायता लेते हैं। शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका के साथ एक संयुक्ति नली बनाती है, अतः शुक्राणु तथा मूत्र दोनों समान मार्ग से प्रवाहित होते हैं। यह वाहिका शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती है। नेक्स्ट है शुक्राशय। शुक्रवाहिनी शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना जिसे शुक्राशय कहते हैं में खुलती है। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में मदद करता है। साथ ही यह तरल पदार्थ शुक्राणुओं को ऊर्जा तथा गति प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट ग्रंथि। यह अखरोट के आकार की एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है जो एक तरल पदार्थ निर्माण और उत्सर्जन करती है। यह तरल वीर्य का भाग बनता है तथा शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। नेक्स्ट है मूत्र मार्ग। यह एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। इसमें से होकर मूत्र शुक्राणु प्रोटेस्ट ग्रंथि आदि के स्राव बाहर निकलते हैं। यह नलिका सिसन से गुजरकर मूत्रोजनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। नेक्स्ट है सिसन, जिसको पेनिस बोलते हैं। ये एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के बीच लटकता रहता है। यह उत्थानशील मैथुनांग है। सामान्य अवस्था में यह छोटा सदा शिथिल रहता है तथा मूत्र विसर्जन के काम में आता है। मैथुन के समय यह उन्नत अवस्था में आकर वीर्य में शुक्राणु को मादा जननांग में पहुंचाने का कार्य करता है। मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। स्त्रियों में भी जनन तंत्र को प्राथमिक व द्वितीयक लैंगिक अंगों में विभेदित किया गया है। मादाओं में प्राथमिक लैंगिक अंग के तौर पर एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। अंडाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं। प्रथम, यह मादा जनन कोशिकाओं का निर्माण करता है। द्वितीय, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर दो हार्मोन का निर्माण करता है, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन। दोनों अंडाशय उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि भाग में गर्भाशय के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक अंडाशय में असंख्य विशिष्ट संरचनाएं जिन्हें अंडाशय गुटिकाएं कहा जाता है पाई जाती हैं। ये गुटिकाएं अंडाणु निर्माण करती हैं। अंडाणु परिपक्व होने के पश्चात अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी से होकर गर्भाशय तक पहुंचता है। अंडाशय से स्रावित हार्मोन स्त्रियों में होने वाले लैंगिक परिवर्तन, अंडाणु के निर्माण आदि कार्यों में मदद करते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग। नर की भांति स्त्रियों में प्राथमिक अंगों के अलावा जनन कार्यों में मदद करने वाले अंग द्वितीयक लैंगिक अंग कहलाते हैं। ये निम्न हैं। अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। यह एक लंबा कुंडलित नलिकाकार अंग है जो गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होता है। अंडवाहिनी की नलियां अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भ तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है तथा उदर गुहा के पीछे तक फैली होती है। यह निषेचन क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में मदद करती है। नेक्स्ट है गर्भाशय, यूट्रस। गर्भाशय उदर के निचले भाग में मूत्र थैली तथा अंडाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग है जहां दोनों अंडवाहिका संयुक्त होकर एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर तथा सकरा भाग नीचे की ओर होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। गर्भाशय में अंडाणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित हो भ्रूण का विकास करता है। माता और भ्रूण के मध्य स्थापित कड़ी प्लेसेंटा का रोपण भी गर्भाशय में ही होता है। नेक्स्ट है योनि, वेजिना। यह मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित करीब 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी नाल है जो स्त्रियों में मैथुन कक्ष के तौर पर कार्य करती है। यह अंग स्त्रियों में रजोधर्म स्राव, मेंस्ट्रुअल फ्लो तथा प्रसव के मार्ग का भी कार्य करता है। योनि में लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। यहाँ का वातावरण लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल के कारण अम्लीय होता है।
प्रजनन की अवस्थाएं। मनुष्य में प्रजनन की निम्न अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें पहला है युग्म जनन। वृषण तथा अंडाशय में अगुणित युग्मकों की निर्माण विधि को युग्म जनन कहा जाता है। नर के वृषण में होने वाली इस क्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है तथा यह क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। मादा के अंडाशय में युग्मकों की निर्माण क्रिया जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है अंड जनन कहलाती है। नेक्स्ट, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। मादा में उपस्थित अंडाणु मैथुन के द्वारा नर द्वारा छोड़े गए शुक्राणुओं के संपर्क में आते हैं तथा संयुग्मन कर युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। विदलन तथा भ्रूण का रोपण। युग्मनज समसूत्री विभाजन द्वारा एक संरचना बनाता है जिसे कोरक कहा जाता है। तत्पश्चात कोरक गर्भाशय के अंत स्तर में जाकर स्थापित होता है। यह प्रक्रिया भ्रूण का रोपण कहलाती है। प्रसव। भ्रूण रोपण के पश्चात भ्रूणीय विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। गर्भस्थ शिशु का पूर्ण विकास होने पर बच्चा जन्म लेता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया प्रसव कहलाती है। तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र। नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। मनुष्य के विभिन्न अंग आपस में मिलकर एक दूसरे के परस्पर सहयोग तथा समन्वय के साथ कार्य करते हैं। यह तारतम्य अंगों तथा अंग तंत्रों की क्रियाओं के लिए परमावश्यक है। कोई भी अंग तंत्र स्वतंत्र रूप से तथा योग्य कार्य नहीं कर सकता। अंग तंत्रों के आपस में समन्वय हेतु शरीर में विशेष तंत्र कार्य करता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। विभिन्न तंत्रों में समन्वय को बेहतर ढंग से स्थापित करने हेतु मानव शरीर में एक अन्य तंत्र जिसे अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र सभी कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण नहीं कर सकता। ऐसे में कुछ कार्य अंतःस्रावी तंत्र द्वारा संपादित किया जाता है। अंतःस्रावी तंत्र में कई नलिका विहीन ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं। ये हार्मोन एक संदेश वाहक का कार्य करते हैं तथा विभिन्न अंगों के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। उपरोक्त दोनों तंत्र वातावरण के अनुसार जानकारी व संवेदनाओं को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने की तक प्रतिक्रिया करने तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य बिठाने का कार्य करते हैं। मानव तंत्रिका तंत्र। मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित किया जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा उसमें निकलने वाली तंत्रिकाएं कोशिकाएं शामिल होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना है। पहला है संवेदीय अभिवाही सेंसरी नर्वसिस। ऐसी तंत्रिकाएं जो उद्दीपनों को ऊतकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाती है। और दूसरा प्रेरक या अपवाही या मोटर नर्व। तो यहाँ पर हम तंत्रिका तंत्र क्लासिफिकेशन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र दो प्रकार का, केंद्रीय और परिधीय। अब केंद्रीय को दो भागों में बांटा गया है, एक मेरुरज्जु, दूसरा मस्तिष्क। अब मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसी प्रकार से परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, कायिक तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी और परानुकंपी। ये ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपनों को संबंधित अंगों तक पहुंचाती है। कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, कायिक तंत्रिका तंत्र तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अब उसका पहला भाग है मस्तिष्क, ब्रेन। मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग है जो सूचना विनिमय तथा आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। शरीर के विभिन्न कार्यकलापों जैसे तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने, सुनने, बोलने, ग्रंथियों के श्रावण आदि को नियंत्रित करता है। यह करीब 1.5 किलो वजन का शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है जो खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के आवरण के बीच एक खांच की तरह का द्रव जिसे मस्तिष्क मेरु द्रव्य कहते हैं पाया जाता है। मस्तिष्क तीन भागों में विभक्त होता है, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन तथा पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। अब हम पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन।
प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जहाँ से ज्ञान, चेतना, सोचने, विचारने का कार्य संपादित होता है। यह एक लंबा गहरा विदर प्रमस्तिष्क को दाएं व बाएं गोलार्धों में विभक्त करता है। प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव्य पाया जाता है जो प्रांतस्थ या वल्कुट या कॉर्टेक्स कहलाता है। अंदर की ओर श्वेत द्रव्य से बना हुआ भाग अंतस्थ या मध्यांश कहा जाता है। धूसर द्रव्य में कई तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनकी अधिकता के कारण ही इस द्रव्य का रंग धूसर दिखाई देता है। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क चारों ओर से थैलेमस से घिरा हुआ रहता है। थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। अग्र मस्तिष्क के डाईएनसीफेलोन भाग, जो कि थैलेमस के आधार पर स्थित होता है, पर हाइपोथैलेमस स्थित होता है। यह भाग भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावना की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान करवाता है। अब नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। यह 4 भागों में 4 पिंडों में बटा हुआ है जो हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ऊपरी 2 पिंड दृष्टि के लिए तथा नीचे के 2 पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी हैं। तीसरा है इसका पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। यह भाग अनुमस्तिष्क, पॉन्स तथा मध्यांश को समाहित करता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जो ऐच्छिक पेशियों जैसे हाथ व पैर की पेशियों को नियंत्रित करता है। यह एक विलगित सतह वाला भाग है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। पॉन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। मध्यांश अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जैसे हृदय की धड़कन, रक्तदाब, पाचक रसों का स्राव। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अब नेक्स्ट है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। मेरुरज्जु लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। पश्च मस्तिष्क मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। मेरुरज्जु एक तंत्रिकीय नाल है जो कशेरुकों के मध्य एक तंत्रिकीय नाल है जो सुरक्षित रहता है। उसके मध्य भाग में एक सक्रिय केंद्रीय नाल होती है जिसे 2 स्तरों की मोटी दीवार घेरे हुए होती है। भीतरी स्तर को धूसर द्रव्य तथा बाहरी स्तर को श्वेत द्रव्य कहा जाता है। धूसर द्रव्य मेरुरज्जु के भीतर उसके प्रारंभ से अंत तक एक लंबे स्तंभ के रूप में स्थित होता है। मेरुरज्जु मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन का कार्य करती है। साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जाने वाले आवों के लिए पथ प्रदान करता है। अब नेक्स्ट है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने व वहाँ से आने वाले संदेशों को पहुँचाने का कार्य करता है। यह तंत्र केंद्रीय तंत्र के बाहर का कार्य करता है, अतः इसे परिधीय तंत्र कहा जाता है। यह मूलतः 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला है ए वाला भाग, इसमें कायिक तंत्रिका तंत्र, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। केंद्रीय तंत्र इस तंत्र के सहारे ही बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया तथा मांसपेशियां आदि के कार्य संपादित करता है। बी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। यह तंत्र उन अंगों की क्रिया का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं वरन स्वतः ही कार्य करते हैं, जैसे हृदय, फेफड़ा, अंतस्रावी ग्रंथियाँ आदि। यह तंत्र तंत्रिका के समूहों की एक श्रृंखला होती है जिसे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु जुड़े होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह तंत्र व्यक्ति में सतर्कता व उत्तेजना को नियंत्रित करता है। यह तंत्र व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन परिस्थिति के लिए अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। आपातकालीन स्थिति में हृदय गति का तेज होना, श्वास गति का बढ़ना आदि क्रियाएं अनुकंपी तंत्र के द्वारा ही संपादित की जाती हैं। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, यह तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है। विश्रामावस्था में यह तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ करता है। यह आँख की पुतली को सिकोड़ता है तथा लार व पाचक रसों में वृद्धि करता है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई जिसके द्वारा यह तंत्र शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजता है।
ये कोशिकाएं शरीर के लगभग हर उत्तक अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़कर रखती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के बाहर से अथवा भीतर से उद्दीपनों को ग्रहण करती है। आवेगों या संकेतों के माध्यम से उद्दीपन एक से दूसरी तंत्रिका कोशिका में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं। केंद्रीय तंत्र से प्राप्त प्रतिक्रियात्मक संदेशों को वापस पहुंचाने का कार्य भी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही संपादित होता है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ये है पहला, इसमें कोशिका काय, सेल बॉडी। इस भाग को साइटोन भी कहा जाता है। कोशिका काय में एक केंद्रक तथा प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में अभिलाक्षणिक अति अभिरंजित नीसेल ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। सेकंड है द्रुमाक्ष डेंड्रन। ये कोशिका काय से निकले छोटे तंतु होते हैं जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। तीसरे तंत्रिकाक्ष एक्सन। यह लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है जो कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागेनुमा शाखाएं बनाता है। तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है जिसे अवग्रथनी घुंडी या सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक पुटिकाएं पाई जाती हैं। सिनेप्टिक पुटिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाए जाते हैं जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। एक न्यूरॉन के द्रुमाक्ष के दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिकाक्ष से मिलने के स्थान को संधि स्थल कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की कार्य की कई तंत्रिकाएं मिलकर कड़ीनुमा संरचना का निर्माण करती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु के साथ जोड़ता है। संवेदी तंत्रिकाएं बहुत से उद्दीपनों जैसे आवाज़, रोशनी, स्पर्श आदि पर प्रतिक्रिया करते हुए इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। यह कार्य वैद्युत रासायनिक आवेग के जरिए संपादित किया जाता है। इसे तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है। यह तंत्रिका आवेग ही उद्दीपनों को संवेदी अंगों जैसे त्वचा, जीभ, नाक, आंखें तथा कान से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रसारित करते हैं। तंत्रिका आवेग द्रुमाक्ष से तंत्रिकाक्ष तक पहुँचते पहुँचते कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे शिथिल आवेगों को संधि स्थल पर अधिक शक्तिशाली बनाकर आगे भेजने का कार्य न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा संपादित किया जाता है। केंद्रीय तंत्र के संचारित संकेत जो चालक तंत्रिकाओं द्वारा प्रसारित होते हैं वे मांसपेशियों तथा ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर शरीर की कोशिकीय क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। तंत्रिका तंत्र संपूर्ण कोशिकीय क्रियाओं का लंबी अवधि के लिए तंत्रिकायन नहीं कर पाता, अतः दीर्घ अवधि के निरंतर नियमन हेतु शरीर को अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित हार्मोन की आवश्यकता होती है। अंतःस्रावी तंत्र अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से कार्य करता है। ऐसी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं तथा अपने उत्पाद या हार्मोन को सीधे रक्त में स्रावित करती हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो अंतःस्रावी होने के साथ साथ बहिस्रावी भी होती हैं। उदाहरणार्थ अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में इंसुलिन तथा ग्लूकागोन तथा बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में पाचक एंजाइम स्रावित करता है। वृषण एवं अंडाशय भी इसी प्रकार की ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करने के अलावा उनको संग्रहित तथा निर्मुक्त करने का कार्य भी करती हैं। मानव शरीर में उपस्थित विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क, अग्नाशय, थाइमस, वृषण, अंडाशय इत्यादि। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का स्रावण करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा जो नियंत्रण स्थापित किया जाता है उनमें हाइपोथैलेमस सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों से सूचना एकत्रित कर इन सूचनाओं को विभिन्न स्राव्य तंत्रिकाओं द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचाती है। पीयूष ग्रंथि इन सूचनाओं के आधार पर अपने विभिन्न श्रावणों की सहायता से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। ये ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि के निर्देशानुसार भिन्न भिन्न कार्यों का श्रावण करती है।
ये स्रावित हार्मोन मानव शरीर में अनेकों कार्य जैसे वृद्धि, उपापचय क्रियाएं आदि संपादित तथा नियंत्रित करते हैं। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। प्रमुख मानव तंत्र स्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे पहला है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डाइएनसीफेलॉन या अग्र मस्तिष्क का आधार भाग है। मुख्य रूप से यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्राव का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस में हार्मोन उत्पादन करने वाली कई स्रावी कोशिकाएं होती हैं। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन का निर्माण करता है। इसमें पहला है मोचक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि को स्राव करने के लिए प्रेरित करते हैं। व निरोधी हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्राव को रोकते हैं। अब इसमें बी है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्रंथि मस्तिष्क में नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस के नज़दीक पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को दो भागों में विभक्त होती है, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस को अग्र पीयूष तथा न्यूरोहाइपोफाइसिस को पश्च पीयूष कहा जाता है। यह शरीर की मास्टर ग्रंथि है जो कई हार्मोन का निर्माण में श्रावण करती है, जैसे वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, प्रेरक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, गोनेडोट्रोपिन इत्यादि। सी है इसमें पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है तथा मेलेटोनिन नामक हार्मोन का स्रावण करती है। यह हार्मोन मुख्य रूप से शरीर की दैनिक लय के नियमन के लिए उत्तरदायी है। डी थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। यह ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है तथा मुख्य रूप से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण व श्रावण कर थायरोक्सिन हार्मोन आधारित उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। यह हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है, साथ ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय को भी नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है, जिसके परिणाम स्वरूप धेंधा या घेंगा या गोइटर रोग उत्पन्न होता है। ई पैराथायरॉयड ग्रंथि। गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाने वाली यह ग्रंथि पैराथार्मोन स्रावित करती है। पैराथार्मोन का प्रमुख कार्य रुधिर में कैल्शियम व फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करना है। इस हार्मोन कमी से टिटेनी रोग हो जाता है। एफ अग्नाशय, पैनक्रियाज। अग्नाशय दो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन तथा ग्लूकागोन स्रावित करता है। इंसुलिन इस ग्रंथि में पाए जाने वाले लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका तथा ग्लूकागोन लैंगरहैंस द्वीप की अल्फा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन का प्रमुख कार्य शर्करा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करना है। ग्लूकागोन उसके उल्ट ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में अपघटन को प्रेरित करता है। अतः ये दोनों हार्मोन सम्मिलित रूप से रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। किसी कारणवश यदि रक्त में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त तथा मूत्र में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है तथा मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये ग्लैंड। वृक्कों के ऊपरी भाग में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करती हैं, जिसे एड्रिनेलिन तथा एपिनेफ्रिन तथा नॉरएड्रिनेलिन या नॉरएपिनेफ्रिन कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर को आपातकालीन स्थिति में सुरक्षित रखने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में ये हार्मोन अधिक तेजी से स्रावित होते हैं तथा अनेकों कार्य जैसे धड़कन, हृदय संकुचन, श्वसन दर, पुतलियों का फैलाव आदि को नियंत्रित करते हैं। इस हार्मोन का आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। एच थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड। थाइमस हृदय तथा महाधमनी के ऊपर में स्थित होती है। यह थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। यह ग्रंथि छोटे बच्चों में सर्वाधिक विकसित होती है, परंतु यौनारंभ पश्चात यह सिकुड़ जाती है। नेक्स्ट है वृषण, टेस्ट्स। यह ग्रंथि केवल नरों में पाई जाती है। यह एक लैंगिक अंग है जो टेस्टोस्टेरोन नामक नर हार्मोन का स्रावण करता है। यह हार्मोन नर लैंगिक अंगों का विकास तथा शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाता है।
और नेक्स्ट है अंडाशय, ओवरी। मादाओं में पाए जाने वाली यह ग्रंथि एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन नामक स्टेरॉयड हार्मोन का स्रावन करता है। यह हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास, मादा लक्षणों का नियंत्रण, मासिक चक्र का नियंत्रण, गर्भ अनुरक्षण आदि में सहायक होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण मानव अंग। ये वीडियो आप कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।